तो राहुल गांधी ने आज यू टर्न लिया। हम इसको यू टर्न इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने बयान में जब पाकिस्तान ने अब उनकी कुछ बातों का अपने खत में जिक्र करना शुरू किया जो कि यूएन को उसने भेजा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का यह अंदरूनी मामला है और इस मामले में पाकिस्तान को मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि उससे पहले काफी देर हो चुकी थी और पाकिस्तान के ट्रैप में, जाल में वो फंस गए। हमारे कुछ पैनलिस्ट आपने देखा, बहुत अच्छी बहस हो रही है। उससे पहले मान नहीं रहे हैं कि राहुल गांधी ने यू टर्न लिया, लेकिन शिवम का कहना है कि कांग्रेस ने यू टर्न लिया है, साबिक सदर कांग्रेस ने यू टर्न लिया है। शिवम अगर लिया है तो कैसे लिया है, और बीजेपी ये बार बार क्यों कह रही कि माफी मांगनी चाहिए? आपने इसको इतने जल्दी कैच करने की क्यों कोशिश की? अगर वो राजनीति कर रहे हैं अपने ढंग की, तो इस वक्त बीजेपी को भी इस संवेदनशील मुद्दे में इतनी ज्यादा राजनीति करने की जरूरत क्या है? आप विपक्ष को अपने साथ सहला सहला कर रख लेते भाई। ठीक है, अगर वो इधर उधर हो रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज है, आप हुकूमत भी हैं और इस वक्त इख्तिदार वाली पार्टी भी है और जिम्मेदार पार्टी भी है, अनुशासन और चाल चरित्र और चेहरे की से में कुछ अलग हटके पार्टी हैं, तो कुछ अपनी तरफ से भी तो स्टैंड दिखाइए मजबूत। कुछ या राजनीति की इस वक्त ज्यादा जरूरत है? कुछ हल्के अंदाज में नरेंद्र मोदी जी ने पिछली सरकार में कहा था कि कुछ लोग हैं संसद में जिनको समझ आने में देर लगती है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आती ही नहीं। अब एक व्यक्ति को 21 दिन में समझ में आए तो इसमें सरकार की तो गलती नहीं है। और जहां तक सहला सहला कर रखने की बात है, सबको मौका संसद पर मिला था, आप संसद में अपनी बात रखते। अब ये पलटे कैसे हैं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। इस समय विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। बड़ा पद किसका है? अधीर रंजन चौधरी का। अगर कांग्रेस का कोई स्टैंड है किसी मसले को लेकर तो वो कहां रखती है? संसद में। राहुल गांधी क्या है? अगर नेहरू एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष होने के नाते उनको अलग हटा दे तो वो सिर्फ एक सांसद हैं जैसे कांग्रेस के बाकी सांसद हैं। अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था कि ये मसला यूनाइटेड नेशंस ट्रैक कर रहा है, यूएनओ ट्रैक कर रहा है कश्मीर मसले को। अगर इनका स्टैंड ये था कि ये भारत का आंतरिक मुद्दा है तो वहीं पर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने और लोगों ने उनको डांटा क्यों नहीं और खड़े होकर देश के सामने यह बताने की कोशिश क्यों नहीं की कि नहीं, अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं ये गलत है, ये भारत का आंतरिक मामला है। अब मैं किसको मानूं? राहुल गांधी को मानूं या अधीर रंजन चौधरी को मानूं या गुलाम नबी आजाद को मानूं या मणिशंकर अय्यर को मानूं? मैं मानूंगा अधीर रंजन चौधरी को, क्योंकि विपक्ष के नेता इस समय वो हैं। तो पलटे नहीं तो क्या? और पलटे क्यों हैं साहब? जब आपकी स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने यूज कर लिया यूनाइटेड नेशंस में। अब आपको पता है आपकी चीची हो रही है चारों तरफ, आपने जो बोला है आज तक गलत है। आपको 21 दिन लग गए इस सिचुएशन को और इस जनता के और इस देश के मूड को समझने में। लेकिन मेरी गलती नहीं है। शिवम, आप इस बात को भी तो समझिए ना। आप लोग जिस तरह से अपनी सियासत कर रहे हैं, अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो ठीक है। आपके बड़े लीडर भी इस मामले में एग्रेसिव हैं, वो भी मैं समझ रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो बात संजीव जी कह रहे हैं या जो बात संजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड इस मामले में, आप देखिए, कभी ये तो नहीं रहा ना कि इंटरनल पार्ट कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है या दूसरे मामले में जो बातें वो कहना चाह रहे हैं उसको भी आप समझ रहे हैं। क्या कहना तो चाह रहे हैं? आप कहीं इस मामले को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर मुद्दे को लेकर कौन गया था इस देश से, ये भी पूरा देश जानता है। एक चीज और जो संजीव जी की एक बात का जवाब मैं और दे दूं, इनको जो बंद दुकानें आज दिखाई दे रही है ना डोभाल जी के पीछे, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो 2009 में 180 जाने गई थी और 6 महीने कश्मीर बंद रहा था। पूरे 6 महीने कांग्रेस की सरकार थी, आपको नहीं दिखा। आज 20 दिन में आज इतना परेशान है, पूरे देश के नेताओं को सिर्फ कश्मीर जाना है, लेकिन कश्मीर 6 महीने बंद रह गया, 180 लाशें चली गई और आप कहते हैं कि नहीं आज कश्मीर ज्यादा। तुलना नहीं है। एक बात बताइए, अगर मुझे अपनी सरकार की अच्छाइयां गिनानी है तो मैं क्या करूंगा? ट्रंप की सरकार से कंपैरिजन करूंगा? जाहिर बात है पिछली सरकारों से ही करूंगा ना। आपने जो बुरे काम किए हैं उनकी तो गिनती कराऊंगा मैं, ढोल पीट पीट कर 70 साल तक बताऊंगा इस देश को कि आपने सरकार ने या फिर कांग्रेस ने क्या गलत काम किया। जब आप बता ही रहे हैं तो एक चीज और बताइए, पूछिए। राहुल गांधी के इस ट्वीट में आपने ये कैसा कहां देख लिया कि उन्होंने यू टर्न लिया है? मतलब क्या राहुल गांधी की तरह अगर 20 बार में समझेंगे तो परेशानी हो जाएगी ना। मैंने कहा ना, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं और वो नेता विपक्ष हैं। चौधरी की बात छोड़िए, उनके क्यों छोड़ो अधीर रंजन चौधरी की बात? और उस
पार्टी के सियासतदान कौन है? उस पार्टी को ऐसे भरे पड़े हैं जो खुद को गवर्न कौन करता है? आप नहीं मानते कि नेहरू एंड फैमिली प्राइवेट तो फिर तो कांग्रेस कुछ है? सर फिर तो कांग्रेस को जो है बिल्कुल बर्बादी के कगार पर, जब आप खुद कह रहे हैं कांग्रेस में एक से एक भरे पड़े अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के लिए, अगर एक से एक भरे पड़े, फिर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होती है? वो अनुशासन में नहीं है, मतलब कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, या तो छोड़े गए हैं कुछ भी कहने के लिए, या तो छोड़े गए हैं कुछ भी कहने के लिए, या फिर किसी हिकमत अमली के तहत वो ऐसा करते हैं। इमरान, मेरी बात सुन लीजिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में बदलाव नहीं लाएगी और अपने वैसे नेताओं पर लगाम नहीं लगाएगी जो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने में माहिर है, तो कांग्रेस इससे भी ज्यादा बुरे वक्त में जाने वाली है। डॉक्टर पांडे जी डॉक्टर पांडे, मैं आपके पास आना चाहूँ। देखिए, हम भी शुरू से बात कहते रहे हैं, बहुत सारे लोग समझते भी हैं, थोड़ा आप इसको भी समझाइएगा। एक रणनीति के तहत, एक हिकमत अमली के तहत कुछ मामलों में कांग्रेस बढ़ती है। हमने देखा उनकी सियासत भी होती है, वो घाघ है, 70 साल उन्होंने मतलब 50-60 साल ऐसे नहीं किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कश्मीर मामले में भी कुछ लोग कुछ कह रहे थे, कुछ लोग पीछे से ऐसा लगता था कि सरकार के भी साथ हैं, मतलब ऐसा दिखाओ कि सब तरफ से जो है माहौल अपने फेवर में बना रहे। ये जो रणनीति है, क्या इस पर वाकई कांग्रेस, फिर परिवार के लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ बड़े नेता कुछ कह रहे हैं, ये जो चाल चली गई है, ये काम करेगी क्या? और अगर करेगी तो किस हद तक, और अगर नहीं करेगी तो उसका नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान और फायदा जो अभी निर्णय हुआ है, कांग्रेस पार्टी के 70 साल के कार्यकाल को आप देखें तो राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े जो मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद की बात आज जम्मू कश्मीर पे की जा रही है। आज इस फैसलों को जो आज लिए गए हैं, इन फैसलों के बैक में आप जाके देखेंगे तो कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी में अलग अलग राय रही है। लेकिन आप जब देश चलाते हैं, देश के स्वामी आप है, देश की जनता ने आपको चुना है, तो देश की अस्मिता और देश की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो आपकी प्राथमिकता में आते हैं। लेकिन आपने देखा कई जगह गोल मटोल की जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी में, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी जी कौन होते हैं। सवाल यह उठता है कि आपने विपक्ष का नेता का पद दिया है और विपक्ष का नेता आपकी पार्टी का आवाज है, राष्ट्रीय आवाज है। वो अगर कहता प्रधानमंत्री जी के बाद अगर दूसरी पार्टी हमारी है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसकी आवाज कहीं ना कहीं सबको सुनाई पड़ती है। और नहीं, तंग वाली बात नहीं है। अगर वो आवाज कुछ उन्होंने कुछ बोला है, चाहे आजाद साहब बोल रहे हैं, इससे पहले वो विपक्ष के नेता थे, चाहे आज अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, और हम ये कह दें कि उनकी व्यक्तिगत राय है या फिर हम उन्हें न रोके टोके इमरान जी, तो कहीं ना कहीं हमारी दोहरी नीति को दिखाता है। और ऐसी नीति जो देश की सुरक्षा से जुड़ी है, देश की अस्मिता से जुड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा 370 हटने के बाद और 370 रहने के दौरान कश्मीर का अगर आप अध्ययन करेंगे तो कितनी बड़ी संख्या में मौतों में कमी आई है। जो आतंकवादी घटनाएं होती थी, जो लोग यहाँ हिंसा से मरते थे, आप देखिए भारी फर्क आया। और शायद हम एक कहने में कोई हमें गर्व महसूस हो रहा है कि वहां पर कोई भी मौत आफ्टर 370 हटने के बाद अभी हमारे सामने नहीं आया। अमन, चैन और शांति की स्थापना हो रही है। पहले भी होते थे, कश्मीर मुद्दा, बल्कि देश को ऐसे कई कठोर निर्णय लेने की कहीं न कहीं आवश्यकता है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पूरा देश उनके साथ है। नहीं, पर वो तो ये चाह रहे हैं ना डॉक्टर पांडे, वो ये चाहते हैं कि बिठाओ, फिर हमको बताओ, बताने के बाद में एक्शन लो, फिर हमको वहां पर ले जाओ, फिर वहां पर हमको दिखाओ, फिर उसके बाद हमारे सील साइन लो, उसके बाद ये बताओ। नहीं तो क्या सच बताइए आप हमें। और क्या सच बताइए, खुफिया मामलों में भी हमसे पूछ लो। नहीं, सारी चीजों को उजागर कर दो। कर रहा हूं ना, आप विदेश से आए नहीं है, आप जब 30,000 सैनिकों की तैनाती वहां की जा रही थी, जो खुद संजीव जी, जो खुद सरकार में रहे, जो खुद सरकार में रहे, वो जानते नहीं कि किसी मामले में खुफिया अंदाजी क्या होती है। अरे साहब, सवाल तो सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि आप सवाल के ऊपर ही इतना प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो जब 30,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जब होने लगी, वहां के राज्यपाल महोदय ने क्या स्टेटमेंट दिया था, आपको याद है? उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, 35 और 70, 370 के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। क्या बताएं ये? अरे तो सर, क्या राज्यपाल को भी नहीं हो सकता ना जानकारी हो, और क्यों बताएंगे? ये काम बता के करने का है क्या? अब तो उन्हें भी, मैं सिर्फ ये नहीं काम बता के करने का है। पाकिस्तान को भी सूचना देते बकायदा इसकी। आगे से कांग्रेस का बस चले, संजय जी, फिर कांग्रेस का बस चले तो सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले भी इस तरह की कार्रवाई करने से पहले पाकिस्तान से पूछें। अरे पाकिस्तान से पूछ के कर दें। राष्ट्रवाद का जितना सरकार ने इस्तेमाल किया है, राष्ट्रवाद शब्द का हर एक जगह पे राष्ट्रवाद शब्द का जितना इस्तेमाल इस सरकार ने किया और जिस तरह से बुनाया है पिछले कई सरकारों ने, किसी सरकार ने, कांग्रेस ने राष्ट्रवाद करना ही सरकार विरोध के चक्कर में बोलने वाले क्या कांग्रेस ने, संजय जी, अरे साहब खुद तय कर लेंगे क्या? फिर संजय जी की बात कर रहे हैं, देश की जनता ने तय करा है, 2019 में दिया ना जवाब। इमरान जी तय करेंगे, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप तय करेंगे। संजय जी, फिर तो कांग्रेस की इस बात को जोड़ते हुए ये
कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार विरोध के चक्कर में आप राष्ट्रवाद जो बात बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, तो आप वतन के खिलाफ होते चले जाते हैं, ऐसा परसेप्शन अवाम में जा रहा है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जहां मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़ी नाकामयाबी है कांग्रेस की, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा। देखिए, अगर पहले दिन से कांग्रेस इस चीज को अपना खुल के ये बयान करती कि हमारा स्टैंड ये है, अनसर्टेनिटी बना के रखी हुई है। देखिए, कई लीडर्स जो हैं अपने तर्ज पे चलने लग रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, बिल्कुल जैसा सही फरमाया कि कोर्ट के सदन के पटल पे अधीर रंजन ने ये कह दिया यूएन वाली बात। लेकिन साथ में एक बात और भी मैं बताना चाहूंगा, वहीं सोनिया गांधी थी बैठी हुई, उन्होंने इमीडिएटली उस पर रोक के उनको इंटरप्ट किया और कहा कि ये सही बात नहीं। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके में नहीं इंटरप्ट करता हूं। नहीं, हाँ, तो आप बोलिए नहीं, मुझे बाद में आप करें। तो उन्होंने, और इस चीज को मीडिया ने बखूबी दिखाया भी था ना। अभी यहां पे ये है, सबसे बड़ी जो अहम बात है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, जिस वक्त जो चीज स्टैंड रहा है, वो तमाम जो उसके लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नेतागण हैं, उनको कोई क्लियरिटी नहीं थी। यहां तक कि आप देखिए, वो मध्य प्रदेश से आते हैं सिंधिया जी, उनका स्टैंड भी अलग था। तो तमाम लोग अपना अपना स्टैंड, क्योंकि पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था। तो ये निश्चित तौर पे एक बहुत बहुत गलत मैसेज को गया, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि भाई जिस तरह ये तो एक ढुल रवैया हो गया, आप इस तरफ लोटा बन गए, इधर बह गए तो इधर चले गए, इधर हो गए तो इधर चले गए। संजय जी, इस मामले में ऐसे बयान और ज्यादा उसमें जो है ना धुनी और बढ़ाते हैं, और कि अनुच्छेद 370 इसलिए हटा क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका था। ये बात पाकिस्तान भी कर रहा है, ये बात चिदम्बरम साहब भी करते हैं। ये बात गलत है, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सरकार की पॉलिसी थी। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जब लड़ा, तो चुनाव के जो उनका जो वो था, उसमें एक चैलेंजेस में से एक ये भी था कि वो हटाएंगे। तो ये तो कब से लेके वो लोग चल रहे हैं। तो ये बात तो आज वो अपनी मेजॉरिटी में आए। तो कांग्रेस को बस इसी बात की तकलीफ है क्या कि जो काम हम नहीं कर पाए इन्होंने कर दिया, इसलिए जो है देखिए, मैं उस चीज में चला रखो, लेकिन ये उल्टी ना पड़ जाए, मतलब ये बात है ना सर, आपने ये उल्टी ना पड़ जाए। आप बिल्कुल उल्टी आजकल पड़ रही है। आज आप देखिए, चाहे इस कदम का अभी क्या उसका इफेक्ट हुआ है, आप ये देखिए, जो हमारा पूरा भारतवर्ष है, मैं अभी कल ही चेन्नई में था, मेरी वहां पे मैंने बात की, लोगों के अंदर इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर बहुत उत्साह है। मानिए मेरी बात, मैंने कई लोगों से, मेरी आदत है, मैंने टैक्सी ड्राइवर से अपने पूछा, तो उन्होंने कहा देखिए क्या कमाल का चीज कर दिया। ऑन द अदर हैंड, नाउ ओनली वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे हम हमेशा बात करते आ रहे हैं, आज की सरकार को, और उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि कदम भी उठा लिए हैं सरकार ने। आज मलिक साहब के बयान आए हैं कि बहुत सारे 3-4 दिन में अगले काफी जो है चीजों का बयान करने वाले हैं वो लोग, कि क्या क्या वहां पे होने वाला है अभी। तो आज की आवश्यकता सिर्फ एक है अब, कि सब लोगों को इकट्ठा चलना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, इनको इकट्ठा चलते हुए, कश्मीरियत को ऊपर उठाते हुए, उनको हमारे पूरे भारत के साथ अमलगमेट करना है, मिलाना है, वहां पे नई लीडरशिप पैदा करनी है, जो लीडरशिप ये कहे बार बार उठ के कि हम भारतीय हैं, और इतना उस क्षेत्र का हमको उत्थान करना है कि वो हम स्वतः हमारे गले लगे। लेकिन हमें ये एक बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, लेकिन दिक्कत ये होती है ना सर कि बयान इस तरह का आया है पहले कि देश जो है जमीन के टुकड़ों से नहीं लोगों से बनता है। मतलब आप जमीन के टुकड़े के लिए तो कर रहे हो, लेकिन लोगों को आपने नकार रखा। मतलब और लोगों को पीछे करने की, दूर करने की कवायद भी तो जो हो रही है ना, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आज ये नाजुक स्थिति है, फिर आप कहते हैं 20-21 दिन बाद कि नहीं जी ये तो हमारा अंदरूनी मामला है और बाहर वालों को दखल करने की जरूरत नहीं। लेकिन बाहर वालों ने तो आप पर इतना दखल कर दिया आपकी बातों को लेकर कि क्या कहने, आप उनके ट्रैप में आ गए, आप उनके जाल में फंस गए। फिर आप कहते हैं कि जी वो हमें क्या फंसाएंगे या उनसे हमें क्या लेना देना है। भाई उनसे लेना देना है, वो तो इस मामले में जिस हद तक जा रहे हैं वो तो जानते हैं, वो तो लड़ाई की धमकी दे रहे हैं। बार-बार उनका पीएम, उनका सदर, उनका पीएम, उनका सदर न्यूक्लियर हमले की धमकी देता है, जिहाद की धमकी देता है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी से हम डर जाए, हिंदुस्तान डर जाए? बिल्कुल नहीं, विपक्ष बिल्कुल नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं ना सर कि वो किस लेवल पर जा रहे हैं, बोलना नहीं, आप देख रहे हैं ना वो किस लेवल पर जाते हैं। में भी विपक्ष चुप्पी साध ले, नहीं कुछ बोल पाए क्योंकि पाकिस्तान उसका स्टेटमेंट उठा के। देखिए इमरान साहब, एक चीज हमें नहीं भूलनी है, चाहे हमारी स्ट्रांग गवर्नमेंट हो, लेकिन एक
साउंड डेमोक्रेसी के लिए एक साउंड ऑपोजिशन की भी आवश्यकता है। बेशक उसको सर, किसी भी तरीके से, और ऑपोजिशन का अपना एक बड़ा अहम रोल है, उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। इस तरीके का जो बयान आपने बताया, 2-4 बयान उसमें से, वो निश्चित तौर पे उनको हमें उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं। ठीक है सर, मैं एक और ब्रेक ले रहा हूं। वाकई इस पर और तफसील से बात करने की जरूरत है कि अपोजिशन की फिलहाल जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। संजीव जी से भी मैं बात करूंगा इस बारे में कि दरअसल अपोजिशन जो वो बार बार बात रख रहे हैं, और बाकी लोगों से भी समझने की कोशिश करूंगा कि इतनी बड़ी जमहूरियत, और ये आइडल जमहूरियत है, हम आदर्श हैं दुनिया के सामने, सबसे बड़ी जमहूरियत। जब सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जमहूरियत मिले थे तो वो तस्वीरें भी आपने अभी पिछले दिनों देखी थी, और पूरी दुनिया उसको देख रही थी, और पड़ोसी किस तरह से जला था वो भी हमने देखा है। और पूरी दुनिया इसको सम्मान इसलिए भी देती है यहाँ के लीडरों को। मुस्लिम मुल्कों की भी अगर हम बात करें, इस्लामिक ममालिक में भी जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा है, इस्तकबाल हो रहा है, एजाज उन्हें दिए जा रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि वो इस बड़ी जमहूरियत को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी क़यादत करते हैं। 50,000 नौकरियों की पहली सौगात, आगे बड़ा पैकेज का ऐलान होने जा रहा है मोदी हुकूमत के जरिए, मरकजी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर रियासत के लिए। इसके अलावा जो मरकजी अक़लियती उमूर की वजारत है, उनकी एक टीम इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, उनके सेक्रेटरी की क़यादत में लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा किया जा रहा है। वहां पर क्या क्या किसके लिए संभावना है उस पर काम होगा, और बहुत जल्दी जल्दी लोगों को फायदा देने की कोशिश होगी, ताकि लोग एकदम से मेन स्ट्रीम में आए, उनकी जिंदगी खुशहाल हो, उनके फलाह बहबूद के लिए इतना कर दिया जाए, खुश रहें, आबाद रहें। और ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं हो रहा था, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के एक शख्स के लिए मरकजी हुकूमत 91,000 रुपये प्रति वर्ष खर्चा करती थी, और बाकी हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के लोगों के लिए सिर्फ 4,200 रुपये खर्चा करती थी प्रति वर्ष। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के व्यक्ति के लिए प्रति वर्ष, जम्मू कश्मीर के लिए 91,000 रुपये, सिर्फ कांग्रेस की हो या मोदी हुकूमत हो, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो पैसा किस ढंग से वहाँ पहुँचता था, वाकई उनके काम आता था कि नहीं, वहाँ की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां थी, जो वो सियासत थी उनकी, ये तमाम 370 की वजह से जो दिक्कतें थी उसका फायदा उनको नहीं मिल पा रहा था, ये सब चीजें अब हट रही हैं। तो उम्मीद है कि बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। और जी सलाम चूंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसलिए हम इसके जरिए जम्मू कश्मीर के अवाम को जो अभी भी घरों में है, या अभी भी वो इस बात का इंतजार करे कि कब वो धीरे धीरे करके बाहर निकले, जब जैसे जैसे बाजार अब खुल रहे हैं, 80% तो दुकानें खुल चुकी हैं, ताकि वो अपनी आम जिंदगी में, मामूलाती जिंदगी में लौटे, और उनको बहुत कुछ ऐसा नया मिले जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए। इस पर मैं बात कर रहा हूं, साथ में ये बात कर रहा हूं कि जो सियासत हो रही है उससे भी कैसे हमें बचना है और उसको असली में समझना है। ठीक है, इस पर हम बात करें। अब विपक्षी भूमिका को लेकर के ब्रेक से पहले बात हुई थी, सभी हम चूंकि आखिरी मरहले में इस चर्चा की, तो मैं चाहूंगा सब लोग की इस पर बात आए। तो सर, मैं आपके पास संजय जी सबसे आखिरी में आऊंगा, क्योंकि आपका एक विजन है, व्यू है। तो मैं पहले जरा संजय जी आपके पास आना चाहता हूं। संजय जी, विपक्ष का इस वक्त आपके हिसाब से रोल क्या हो जाना चाहिए था, या जो है वो सही है, ये बता दीजिए बस। देखिए, क्योंकि चर्चा हमारी आज इसी पर है ना, मुद्दा ही इसलिए कह रहा हूं। विपक्ष का, और विपक्ष मतलब कांग्रेस चूंकि बड़ी पार्टी है, जी, राष्ट्रीय पार्टी है। मैं 2 लाइन में इस बात को बताना चाहूंगा। देखिए, विपक्ष का एक बहुत अहम रोल होता है, और उसको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। आज की स्थिति ये है जो हम सबको मालूम है, उस परिप्रेक्ष्य में जो बेस्ट पॉसिबल है वो करना चाहिए। किसी भी तरीके से हमको इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए जो कि किसी और मुल्क में यूज हों उनके खिलाफ, पहली चीज। और मैं एक और बड़ी अहम बात भी कहना चाहूंगा कि अगर विपक्ष की ये कंसर्न है कि कश्मीरी परेशान है, अगर विपक्ष की ये कंसर्न है कि वहां पे थोड़ा सा स्थिति कंट्रोल में नहीं है, तो ये सरकार की जिम्मेवारी भी है, और विपक्ष की ज्यादा जिम्मेवारी है कि वो सरकार से पूछे, और सरकार की ये जिम्मेवारी है कि सरकार उसको शांतिपूर्वक ढंग से बताए, और उनको तो इसमें पत्राचार भी हो सकता है, या किसी भी तरीके से सरकार इन लोगों, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनके पास अख्तियारात हैं, वो सरकार से पूछ सकते हैं कि प्लीज इस चीज पे एक्सप्लेनेशन। और मैं ये समझता हूं कि मोदी सरकार, क्या उनके जो भी नुमाइंदे हैं, ये उनकी भी ड्यूटी है कि वो बताएं कि किस प्रकार से सिचुएशन इस तरीके की। देखिए ना, आप जब एयरपोर्ट पे ये लोग गए तो इनको वापस किस तरीके से एक ऑर्डर पढ़ के सुनाया गया। एक वहां के ऑफिसर ने बताया कि इन वजहों से हम आपको वापस भेज रहे हैं, तो वो वैलिड बात है। आज वहां के जो हालात हैं वो इस
इस तर्ज पे नहीं है कि वहां पे कोई नेतागिरी करी जाए या वहां जाके किया जाए, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक बड़ी अहम जिम्मेवारी है कि वहां के लोगों को सुरक्षा मिले, वहां के जो लोग हैं वो एक अमन और प्यार से बाकी जो सूरत हाल है वो सही जगह पे पहुंच जाएं और एक पीसफुल दोबारा से एनवायरनमेंट बनके दोबारा देश की तरक्की में वो लोग। ठीक है सर, लेकिन जब आप ये बात कहते हैं तो मैं भी बार बार सवाल पूछता हूं कि कहां अभी बदअमनी हुई है, कहां पर क्या दिखा है, मैं बताता ये बताइए ना सर। देखिए, बदअमनी नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है, यही तो सरकार की सफलता है, मैं कह रहा हूं, लेकिन बदअमनी ना हो जाए जिसकी अप्रीहेंशन है बहुत ज्यादा, इससे आप गुरेज नहीं कर सकते, आप चाहे मना भी कर देंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैंने वहां से रिपोर्ट्स ली हैं उसमें मुझे यही लगा है कि अभी भी थोड़ा सा ठीक है, हो सकता है ना 3 महीने 6 महीने में चीजें सुधरे, मैं कहता हूं साल में भी सुधरे तो ये हमारी विन है। 5 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी अगर लगते हैं, बिल्कुल। उन लोगों के दिल जीतना है आज इस सरकार, ठीक है, और उसमें मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारी सरकार अभी लगी हुई है। यही उसका एक एग्जाम्पल है कि मलिक साहब ने ये कहा है कि 2-3 दिन में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स होने हैं। ठीक है, अब मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर पांडे, आप कैसे देखेंगे, चूंकि विपक्ष की बात हो रही है, दरअसल होना क्या चाहिए था और क्या नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है इमरान जी कि जिस कश्मीर में अशिक्षा और गरीबी का दंश कई पीढ़ियों ने झेला, आपने देखा कि 70 साल हो गए आज़ादी के, और वहां पर आज जितनी संभावनाएं थी, कश्मीरी सेब को आप देख लीजिए, कश्मीरी साल को आप देख लीजिए, प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरती का कश्मीर पूरी दुनिया में लोहा मनवाया जाता है कि कश्मीर एक ऐसा शहर है जहाँ नेचुरल खूबसूरती अपने आप मौजूद है। और शायद हम इन चीज़ों को अपनी ब्रांडिंग कराने में, अपने बारे में, भारत जैसे एक दौर था कि विश्व गुरु था, अलग अलग खूबसूरती भारत में थी केंद्र में, चाहे उत्तराखंड की वादियाँ हो, चाहे आप हिमाचल को देख लें, देवभूमि है, चाहे आप चले जाएं कश्मीर में, तो कितना बड़े लेवल पे वहां पे संभावनाएं थी पर्यटन का हब, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में बात कही कि कश्मीर की जो भी खूबसूरती है, कश्मीर की जो भी ताकत है, उसे हम अब विश्व के लेवल पर कहीं ना कहीं ब्रांडिंग कराएंगे और दुनिया को यह बताएंगे कि हमारे पास कश्मीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जो कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों को आकर्षित करेगी। और यह संभावना इससे पहले उद्घाटित होने से वंचित रह गई थी। तो इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने इतना कठोर फैसला लिया, वो जरूरी था। कठोर फैसला इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज तक नहीं हुआ था, और इस फैसले को लेने के लिए सबसे बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और राजनीतिक लाभ और हानि से परे होती है। जैसे कि राहुल गांधी जी को क्यों रोका गया, इमरान जी मैं बताना चाहूंगा कि आप जाके राजनीति का केंद्र न बनाएं, किसी पार्टी का कोई नेता वहां पे न, इवन डोभाल साहब इसलिए गए क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि थे, वो एक नेता नहीं थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गए। ठीक है सर जी, मैं शिवम आपके पास आना चाहता हूं, आखिरी मिनट है, मैं चाहूंगा जल्दी से आप अपनी बात रखें, फिर मैं संजीव जी से भी फाइनल बात कर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वहां अगर कश्मीर में आज फौज है, सबसे पहले वहां पर कर्फ्यू था, अब वहां पर धारा 144 आई और उसके बाद जो सिचुएशंस हैं बहुत बेहतर हुई है, स्कूल्स खुले हैं, ऑफिसेज खुले हैं और भी काफी ज्यादा आवागमन हुई है। उसके अलावा ईद पर भी एक बहुत अच्छा फंक्शन रहा। सिर्फ इतनी सी चीज समझने की जरूरत है, अगर वहां पर फौज है तो वो वहां की जनता की सुरक्षा के लिए ही है। वहां पर कोई विपक्ष पार्टी राजनीति करना चाहे तो भारत सरकार उसको बिल्कुल नहीं होने देगी, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी है वहां के लोगों की सुरक्षा। ठीक है सर। संजीव जी, हमारे लिए मुश्किल ये है कि 20 सेकंड में सर, हमारे लिए मुश्किल ये है कि पता नहीं क्यों सरकार यही समझती है कि जब भी विपक्ष वहां जाएगी राजनीति ही करेगी, जबकि खुद वो राजनीति कर रही है। मैं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के जनता और आवाम के लिए मैं चिंतित हूँ। आप हमें ये कह रहे हैं कि आंख मूंद ले, बिल्ली सामने से बिल्ली चली गई, चूहे को आंख मूंदने के लिए कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आप हमें दिखा दीजिए, केवल देश को दिखा दीजिए, देश की जनता को दिखा दीजिए। हम सिर्फ यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि वहाँ अमन हो, चैन हो, शांति हो, वहाँ बिजनेस हो, व्यवसाय हो, कश्मीर खिलता हुआ दिखे, सारे लोग चाहेंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि चूहे बिल्ली के खेल पहले चलते होंगे। शायद ये मोदी दौर है, मोदी युग है और इसमें चीजें मजबूती के साथ और देश के मुस्तकबिल को ख्याल में रखकर चलाई जा रही होंगी। उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में शायद संजीव जी के कहे मुताबिक तस्वीरें देखने को मिले, हम उम्मीद कर सकते हैं। संजीव जी, मैं फिर भी तब भी मैं आपको बुलाऊंगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपने गिरा कद राय हमारे साथ रखने के लिए। तो जी सलाम पर इस नंबर 1 डिबेट शो में आज के लिए इतना ही।